हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड की मांगा सीरीज चैप्टर 11 डीमन से। इस अमेजिंग सीरीज को लिखा है ताकेहिको इनो ने। मांगा की शुरुआत में ओत्सु माता हाची के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मंदिर के दीवारों पर लगे कागज को फाड़ने लगती है। ओत्सु की ये हालत देख वहाँ पुजारी भी आ जाता है जो उसे लेटर के बारे में पूछता है, जिसे ओत्सु रोते हुए सब कुछ बता देती है। पुजारी उसे गले लगाकर रोने के लिए सहारा देता भी है, जिसे गलत समझ ओत्सु वहाँ से भाग जाती है और वो मंदिर की घंटी को चीखते हुए जोर से बजाने लगती है। वहीं तकेजो पर एक समुराई हमला करता ही है कि वो उसे निहत्था कर उसके कंधे पर स्वॉर्ड मार उसे वहीं गिरा देता है और एक समुराई पर हमला कर उसे दूर फेंक देता है। विलेजर्स भी तकेजो को इस तरह से देख घबराए हुए हैं कि तकेजो घर के अंदर भागता है और उसके पीछे पीछे कुछ समुराई सोल्जर्स भी घर के अंदर आ जाते हैं कि तभी घर के अंदर से चीखने की आवाजें ही बाहर आती हैं और वो सभी सोल्जर्स घर के बाहर फेंकाते हैं। उनके पीछे तकेजो अब कपड़ों में खड़ा है जो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। उसे इस तरह से ग्रैनी और समुराई कैप्टन भी देख रहे हैं जो खुद भी तकेजो से इम्प्रेस्ड हैं। तकेजो खुद को बचाने के लिए जान लेने से भी नहीं कतराता। वो सच में बेरहम है। उसके हर वार में गजब की ताकत है जो उसे पावरफुल दर्शा रही है, लेकिन तब भी उसका स्टेमिना इतना नहीं है कि वो वहाँ सभी अपोनेंट से अकेले ही सामना कर सके। आखिर में वो थक ही जाएगा। तब कैप्टन के पास एक मौका होगा और वहीं तकेजो का अंत भी होगा और तब वो डरा सा जमा होगा। कैप्टन खुश हो ही रहा होता है कि तभी तकेजो सीधे कैप्टन को कन्फ्रंट करता है, जिसे इतना पास देख कैप्टन खुद भी जम जाता है और तकेजो उसके सिर पर इतनी जोर से अपनी स्वॉर्ड मारता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। तकेजो ग्रैनी को कन्फ्रंट कर कहता है कि तुम और तुम्हारा बेटा दोनों ही धोखेबाज हो। कि तभी तकेजो पर पीछे से हमला होता है और तकेजो उसके चेहरे पर स्वॉर्ड मार उसे दूर फेंक देता है। तकेजो अभी भी घिरा हुआ है, जिन्हें वो आसानी से ही पछाड़ देता है और उसको इस तरह से देख विलेजर्स डरकर उसे डीमन बुलाते हैं। वो अभी भी उसे जाने नहीं दे सकते क्योंकि तकेजो दूसरों को कुछ समझता ही नहीं है। वो एक धब्बा है मियामोटो विलेज के लिए और ग्रैनी भी उस विलेजर का सपोर्ट करती है। तकेजो को ताजुब होता है कि विलेजर्स उसके लिए ऐसा सोचते हैं और वो विलेजर्स तकेजो की तलवार पकड़ लेता है। तकेजो अपनी तलवार छुड़ा ही रहा होता है कि मौका देख सोल्जर उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनके हमले की चपेट में विलेजर्स भी आ जाता है, जिनकी ये हालत दूसरे गांव वाले नहीं देख पाते और तकेजो मौका देख एक समुराई को वहीं पटक देता है। तकेजो खुद भी अभी हाफ रहा है, जिसे अभी भी गाँव वाले सिर्फ डीमन ही बुला रहे हैं क्योंकि उसने अकेले ही कईयों को वहाँ बिछा दिया है। तकेजो भी इस नाम को अपनाने लगा है और वो मौका देख उनके बीच से ही भाग जाता है, जिसके पीछे सोल्जर्स भी करते हैं। लेकिन तकेजो उनसे कहीं दूर आगे आ चुका है कि तभी उसके रास्ते में एक छड़ी आती है और वो सीधा मुंह के बल गिरता है। ये छड़ी जानबूझकर किसी ने वहाँ अंधेरे में रखी है, जिसे तकेजो देखता है कि कोई मॉन्क है जो वहाँ खड़ा है। वो मॉन्क उसे देख कहता है कि तुम जो भी हो, बड़े तो हो मगर तुम्हारा दिल बहुत ही छोटा है, एक बिल्ली जितना। तकेजो उससे उसका नाम पूछता है लेकिन मॉन्क अपना नाम नहीं बताता। वहीं सोल्जर्स अब तकेजो के करीब पहुंच ही रहे हैं। तकेजो उस मॉन्क से कहता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ तुम्हारे मॉन्क होने के बावजूद। वो मॉन्क इस बात को समझता है कि तकेजो उसे मार देगा अगर उसने तकेजो को छूने की भी कोशिश की। वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है और मौका मिलते ही टूट पड़ता है। वो दूसरों से दूर रहता है, शायद वो लोगों से डरता है और तकेजो मॉन्क को इस गांव का सबसे कमजोर आदमी दिख रहा है। तभी वहाँ पर ग्रैनी और दूसरे सोल्जर आकर मॉन्क को ताकुआन बुलाते हुए उससे तकेजो के बारे में पूछते हैं, जिनको ताकुआन दूसरी तरफ भेज देता है। वो सभी उस दिशा में चले जाते हैं, जिसे झाड़ी में छुपा तकेजो भी देख रहा है। तकेजो उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। वो मुझे वैसे भी ढूंढ नहीं पाएंगे, तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है। ताकुआन उसकी बात सुन मुस्कुराता हुआ सोल्जर्स को चिल्लाकर बताता है कि तकेजो वही है, जो तकेजो को भी चौंका देती है और ताकुआन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन भी तकेजो को ढूंढने की भरसक कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि हिमेजी कासल से भी एक टुकड़ी को भेजा जाता है। विलेजर्स भी इस तलाश में उन सोल्जर्स की हेल्प कर रहे हैं जिन्हें इनका आदेश मिला है, लेकिन तब भी तकेजो उनके हाथ नहीं आता। वहीं मंदिर के गेस्ट हाउस में कैप्टन अभी भी तकेजो के मैन हंट को लेकर परेशान है। अगर तकेजो को पकड़ा नहीं गया तो कैप्टन को सेपुकू करना होगा, जो समुराई कल्चर में शम से सुसाइड को कहते हैं। साथ ही वो अभी भी अपने कंधे की इंजरीज की वजह से तकलीफ में है। वो ओत्सु को भी आवाज देता है और उसकी आवाज सुनकर पुजारी वहाँ आ जाता है, जो कैप्टन को उसकी इस हालत में ऐसा ना करने को कहता है। लेकिन वो ओत्सु को पास चाहता है, जो उसे अवॉइड ही कर रही है और उसे ओत्सु को बुलाने के लिए भेज देता है। लेकिन ओत्सु अभी एक पेड़ के नीचे छुपी हुई है, जो अभी भी माता हाची को ही याद कर रही है। कि तभी वहाँ पर ताकुआन आ जाते हैं, जिसे ओत्सु भी जानती है। ताकुआन ओत्सु से कहते हैं कि उसे सभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ओत्सु को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कैप्टन से भी चिढ़ है, जो पूरे समय पीता ही रहता है। वो बेवकूफ चाहकर भी तकेजो को पकड़ नहीं पाएगा। ताकुआन भी ओत्सु की बात पर एग्री कर उसे साथ ले चलने के लिए हाथ बढ़ाता है। वो ओत्सु से पूछता है, क्या तकेजो और माता हाची तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं? जिस पर ओत्सु फिर बिखरने लगती है। ओत्सु को वापस आता देख मंदिर का पुजारी भी उसे वेलकम
करता है। ताकुआन कैप्टन के पास जाकर पूछता है कि कैसे एक बेवकूफ जो पूरे दिन ही पीता रहता है तकीजो को पकड़ पाएगा। ताकुआन की ये बात सुन पुजारी डर जाता है और दूसरे मॉन्क हंसने लगते हैं। कैप्टन घूर के ताकुआन को देखता है। ताकुआन फिर पूछता है कि तुम्हें एक आदमी को पकड़ने के लिए कितने हफ्ते, कितने आदमी और चाहिए? गाँव वाले भी तुम्हारी अयोग्यता से परेशान हो गए हैं। ताकुआन की बात सुन कैप्टन आग बबूला होकर अपनी तलवार निकाल लेता है, जिस पर ताकुआन फिर कहते हैं तुम्हारे जैसे अयोग्य आदमी क्या मुझे मार पाएगा? वहीं तकीजो जंगल में छुपा हुआ है, उसे जल्द से जल्द कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा, जिसे अभी भी समुराई सोल्जर्स ढूंढ रहे हैं। जिससे छुपा हुआ तकीजो को याद आ रहा है कि गांव वाले उसे डीमन बुलाते हैं, उन्हें सिर्फ उसका वहशीपन ही दिखता है, लेकिन वो सिर्फ ओत्सु को ये बताने आया है कि माता हाची जिंदा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं। उसे ताकुआन की बात याद आती है, जिसे वो कमजोर ही लगता है। तभी तकीजो कुछ देखता है और तभी उसके पलक झपकते ही उस पर हमला होता है और कोई है जो उस पर स्वॉर्ड लिए कूद रहा है, लेकिन तकीजो अपना सिर उसके वार से बचा लेता है और वो उसके हाथ पकड़ उसकी तलवार हटाने लगता है। तकीजो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो आदमी कहता है लगता है कि सभी तुम्हारे पीछे हैं, चलो मैं उनकी ये मुसीबत भी खत्म कर देता हूँ। वो कहता है कि मैं फुआ विलेज से आया हूँ और मेरा नाम है सुजीकाजे कोही। कोही अपनी तलवार छोड़ तकीजो को पंच मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा है, तेनमा को मारा है, और मौका देख तकीजो कोही की जांघ पर लकड़ी घोंप देता है, जिसके डर से कोही पीछे हट जाता है। अब दोनों ही एक दूसरे के सामने फिर खड़े हैं। तकीजो फिर पूछता है तो तुम अपने भाई का बदला लेने आए हो, चलो अब आप ही जाओ, और उनकी लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। लेकिन तकीजो के वार करने से पहले ही कोही उसके हाथ में कट मार दूर हट जाता है। वो तकीजो को हार मान लेने को कहता है, तुम्हारी मौत पर कोई नहीं रोएगा, तुम्हारा हश्र भी वैसा ही होगा जैसा तुमने दूसरों के साथ किया है, और मैं अपने भाई का बदला लेने नहीं आया, बल्कि उसकी मौत तो मेरे हाथों ही होना था। तुमने मेरा इनाम मुझसे छीना है, तो अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तकीजो को ये भाइयों की लड़ाई दिखती है। वो बताता है कि मैं इस दुनिया में 17 साल पहले आया हूँ और अगले 20 साल या कुछ और साल जीऊंगा और उसके बाद ही मरूंगा। ये हम दोनों के लिए ही काफी है और अब तुम मरने वाले हो। दोनों ही लड़ने के लिए पोजीशन ले लेते हैं कि तभी तकीजो तेजी से आगे बढ़ कोही पर हमला करता है। ये हमला इतनी तेजी से था कि कोही के सिर पर बंधा स्कार्फ कट जाता है और उसके माथे से खून निकलने लगता है कि तभी दोनों को लड़ता हुआ एक समुराई सोल्जर देख लेता है और वो आवाज देकर बाकियों को वहाँ बुला लेता है। ये देख तुरंत ही कोही वहाँ से भाग जाता है, जिसे तकीजो भी देख रहा है कि वहाँ समुराई सोल्जर भी आकर तकीजो को घेर लेते हैं। वो दोबारा कहते हैं कि अगर तकीजो ने रोकने की कोशिश की तो उसे मार दो। जिन्हें घेरा हुआ देख तकीजो फिर कहता है कि मैं इस दुनिया में 17 साल पहले आया, जानते हो किस लिए? और वो वहाँ पर उन्हें बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है, जिसे देख बाकियों के भी होश उड़ जाते हैं। वो सभी एक साथ तकीजो पर हमला करते हैं, जिन्हें आसानी से तकीजो घूमते हुए मार देता है कि तभी उसके पीछे एक और समुराई आ जाता है, जिसे लगता है कि उसने तकीजो को पकड़ लिया, लेकिन तकीजो उसका भी सिर फोड़ देता है। उसे अभी भी समुराई ने घेर रखा हुआ है, जिन्हें शाम तक तकीजो भी निपटा देता है। वहाँ अब सभी समुराई की लाशें ही पड़ी हैं, जिनके पास तकीजो अपने जख्मों को बांध रहा है। तकीजो अभी भी सोच में है कि अब फ्यूचर में उसके लिए क्या रखा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे नफरत मिली, उसे ढूंढा गया, वो बस लोगों को मारता ही रहा और शायद आखिर में वो खुद भी मारा जाएगा। शायद यही उसकी किस्मत होने वाली है। वही मंदिर में कैप्टन ताकुआन को कन्फ्रंट करते हुए एक बार और उसकी बेइज्जती करने को कहता है, जिस पर ताकुआन भी उससे पूछता है उसे और कितनी दफा कहना होगा। वो धीरे से कहेगा ताकि कैप्टन को अच्छे से समझ में आए कि तभी ओत्सु ताकुआन को शांत रहने को कहती है और कैप्टन से उसकी बातों के लिए माफी मांगती है, जिस पर ताकुआन कहता है कि सच को छुपाना नहीं चाहिए, वरना उसे कैसे पता चलेगा कि कहाँ उसकी गलती है। इस पर कैप्टन भड़क जाता है और वो ताकुआन को मारना चाहता है। ताकुआन उसे कहता है कि उसे तकीजो पर भी भरोसा नहीं है, आखिर ये कैप्टन जी ही क्यों रहा है। गाँव वालों को काम छुड़वाकर उन्हें मजबूर किया गया है मैन हंट के लिए, वो भी फ्री में। उन्हें खेतों में काम करना चाहिए। इसके अलावा तकीजो एक जानवर है, गाँव वाले बस अपनी जिंदगी ही खतरे में डाल रहे हैं। जिस पर कैप्टन कहता है कि ये गाँव की सिक्योरिटी के लिए है। तब ताकुआन ओत्सु को पहाड़ों में जाने के लिए कहता है तकीजो को पकड़ने के लिए, जो ओत्सु को भी समझ में नहीं आती और ना ही कैप्टन को। वो फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि औरतों का पहाड़ों पर जाना खतरनाक है, इसलिए मैं उसके साथ जाने को तैयार हूँ, जो कि कैप्टन का मतलब नहीं था। ताकुआन जानते हैं कि कैप्टन ओत्सु को वहाँ ही रखना चाहते हैं ताकि वो उसके लिए ड्रिंक ही बनाती रहे। कोई भी ओत्सु को देखकर कह सकता है कि वो कैप्टन से नफरत करती है। ताकुआन की इन्हीं बातों से कैप्टन और भी पिनक रहा है। तब ताकुआन उससे पूछता है कि तुम इस तलवार का यूज कब करोगे, और तभी कैप्टन भड़ककर ताकुआन पर हमला कर देता है, जिसे देख वहाँ सभी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन वो स्वॉर्ड जमीन पर धंस जाती है और मात्र छोटा सा ही कट ताकुआन के हाथों में लगा है। तभी कैप्टन को ताकुआन का नाम पता चलता है, जिसे अब तक वो मॉन्क ही समझ रहा था। ताकुआन कैप्टन से हंसते हुए कहता है कि अगर उसने अपने पिछवाड़े का दम नहीं लगाया तो वो सिर्फ चमड़ी ही काट पाएगा। कैप्टन के अभी भी ताकुआन का नाम सुनकर होश उड़े हुए हैं। ताकुआन कहता है कि लॉर्ड के लिए लॉयल्टी और प्रजा
प्रजा की सेवा ही कैप्टन के गुण होते हैं। कैप्टन अलग ही सोच में गुम है क्योंकि ताक्वान सोहो हिमेजी कासल के लॉर्ड इकेदा तेरोमासा के क्लोज फ्रेंड है। ताक्वान उससे अभी भी कहता है, तुम्हें न गाँव वालों की जिंदगी की फिक्र है, न अपने आदमियों की हालत की। तुम बस एक लड़की के पीछे पड़े हुए हो, तुम बस एक चोर की भांति ही काम कर रहे हो। मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन वो सब तुम्हारे ऊपर से ही निकल जाएगा। तुमने जितना ढिंढोरा पीटा था उसके बावजूद भी तुम तकेजो को नहीं पकड़ पाए। अब तुम्हें सेपुकू करना होगा, जो एक समुराई पद्धति के अनुसार शर्म से सुसाइड को कहा जाता है, और कैप्टन के पास और कोई चारा भी नहीं है। ताक्वान ओत्सु से पूछते हैं, क्या तुम तकेजो से डरती हो? जिस पर ओत्सु तकेजो को याद करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। अब ताक्वान कैप्टन से कहते हैं कि ओत्सु ने अभी तुम्हारी जान बचा ली, क्योंकि अब यही तकेजो को पकड़ेगी। वहीं अब कैप्टन गेस्ट हाउस के बाहर लेटा हुआ है और मैनहंट को बंद कर दिया गया है, जिसके बारे में ग्रैनी को भी पता चलता है, जो तकेजो के ना पकड़े जाने से नाराज हैं। उन्हें बताया जाता है कि ताक्वान और ओत्सु ने कैप्टन से प्रॉमिस किया है कि वो तकेजो को 3 दिन में पकड़ लेंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो खुद मंदिर के सामने सुसाइड कर लेंगे। ये गांव वालों को बेवकूफी लगती है और ग्रैनी खुद भी इसके लिए सोच में है कि इसमें ओत्सु का क्या काम। वहीं जंगल में ओत्सु ताक्वान से पूछती है कि तकेजो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ओत्सु के हाथों पकड़ा जाए, फिर उन्होंने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया? ओत्सु को कोई अंदाजा नहीं है कि तकेजो कहाँ है। वो तकेजो को आवाज देती है और इसी दौरान उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है, जिन्हें देखते ही ओत्सु की चीख निकल जाती है, जो वहाँ पर समुराई की लाशें हैं। ताक्वान उन्हें देख उनके लिए प्रे करने लगते हैं। ओत्सु पूछती है कि क्या ये तकेजो का काम है, वहाँ और कौन हो सकता है, और वो भी तकेजो की माफी के लिए प्रे करती है। रात में जंगल से धुआं निकल रहा है, जो उनके खाना बनाने की वजह से है। उनका आज का काम खत्म हो गया, इसलिए वो खाना बना रहे हैं। ओत्सु उन्हें जंगल के कंदमूल दिखाती है, जो उनके खाने के लिए अच्छे हैं, और उनकी आग का धुआं दूर से तकेजो भी देख रहा है, जो काफी थका हुआ लग रहा है। ताक्वान खाना खाते हुए ओत्सु से पूछते हैं कि उसे कौन सी बात परेशान कर रही है, और ओत्सु ये सुनते ही बिखर पड़ती है, जिसके बारे में वो ताक्वान से भी बात करना चाहती है। वो बताती है कि माता हाची झूठा है, जो ताक्वान के हिसाब से अच्छा ही हुआ। कम से कम उसे शादी से पहले ये बात पता चल गई। ताक्वान फिर पूछते हैं, क्या वो माता हाची से प्यार करती है? वो उसमें क्या पसंद करती है? ओत्सु बताती है कि जब वो छोटे थे तकेजो कभी उनके साथ नहीं रहता था। वो हमेशा ही पहाड़ों में रहता, जैसे कोई बीस्ट हो, और कभी कभार ही पहाड़ों से उतरता। फिर एक दिन अरिमा किहेई नाम का समुराई ने एक नोटिस गांव में लगा दिया, जिसमें उसने किसी भी ताकतवर को लड़ने की चुनौती दी। गांव वाले ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनमें से ताकतवर कौन है, जिसका इंतजार एरिमा केही भी वहीं कर रहा था। तब तकेजो ने उसके बोर्ड को उखाड़कर उसे चुनौती दी। उसने कहा कि वही यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और देखते ही देखते वो बोर्ड एरिमा के सिर पर दे मारा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, तकेजो उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी ही तलवार निकाल उसकी गर्दन पर रख दी, और बिना सोचे ही उसकी गर्दन काट दी। ये देख गांव के सभी लोग डर गए, लेकिन तकेजो खून में लिपटा हुआ एक पल के लिए भी नहीं डरा, और उस दिन के बाद लोगों ने उससे दूरी बना ली, क्योंकि सब तकेजो से डर गए थे। लेकिन माता हाची नहीं डरा, सिर्फ माता हाची ही था जो तकेजो का दोस्त था, और इसलिए वो माता हाची को पसंद करने लगी। ताक्वान पूछते हैं, तो तुम इसलिए तकेजो से नहीं डरती? वो बस अपसेट थी। ताक्वान को अजीब लगता है कि वो माता हाची को सिर्फ इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वो तकेजो का दोस्त था, और वो माहौल हल्का करने के लिए वहाँ बात देते हैं, जो पहले तो ओत्सु को अजीब लगता है, फिर वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। ताक्वान उससे कहते हैं कि शर्माने की जरूरत नहीं है, आखिर हम इंसान ही तो हैं। कि तभी वहाँ पर तकेजो आ जाता है, जिसे देखकर ताक्वान तकेजो से कहते हैं कि मैंने सही कहा ना तकेजो। वो तकेजो को भी पास बैठने को कहते हैं। तकेजो पूरी तरह से थका हुआ लग रहा है, उसकी नजरें भी कमजोर हो रही हैं, और वो ओत्सु से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। तकेजो इतनी बुरी तरह से थका हुआ है कि वो बोल भी नहीं पा रहा है, जिसका जवाब ताक्वान देते हैं कि वो उसे पकड़ने के लिए आई है। तकेजो तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है, और उसकी आंखों में खून उतर आया है, और तो और उसकी तलवार से अभी भी खून की बूंदें गिर रही हैं, जो उन सभी की हैं जो उसे डीमन, बीस्ट, ईविल बुलाते हैं, और उन सबका भी जो तकेजो को मारना चाहते थे। लेकिन तकेजो उन सबसे लड़कर अभी भी जिंदा है, और वो सभी मौत की भेंट चढ़ गए। उन सभी पलों को याद करते हुए तकेजो अभी भी शांत मगर सतर्क सा खड़ा है। तकेजो को देख ओत्सु भी वहीं खड़ी हो जाती है, जिसे देख तकेजो सोचता है कि क्या तुम भी दूसरों की ही तरह हो, मगर ओत्सु सिर्फ तकेजो को देख रही है, और वो रोते हुए पूछती है कि ओक्को कौन है। तकेजो एकदम हैरान खड़ा हुआ है, उसे ओत्सु ढंग से दिख भी नहीं रही है, और ओत्सु तकेजो के गले लग जाती है। वो रोते हुए बताती है कि माता हाची ने उसे एक खत लिखा, और वो अपने बचपन की ही तरह ही फिर छोड़ दी गई है। ये सुनते ही तकेजो के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। वहीं ताक्वान सोच में है कि सिर्फ ओत्सु ही तकेजो को पकड़ सकती थी, लेकिन क्या वो तकेजो को कोई सरमन कहे? लेकिन इसे तो आखिर के लिए होना चाहिए, शायद उन्हें तकेजो को पीटना चाहिए ताकि उसे थोड़ी अकल आए। वो बुरी तरह से भूखा और थका हुआ है, और वो शायद ऐसा कर भी ले, शायद उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर ओत्सु ही उन सब में सबसे ताकतवर निकली, जो तकेजो से जरा भी नहीं डरती। और वहीं तकेजो ओत्सु की बाहों में बेहोश हो जाता है, जिन्हें ताक्वान थामे हुए
ओत्सु को हिम्मत देते हैं और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने वेगाबॉन्ड मांगा की चैप्टर 11 से 16 तक कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।